संक्षारण। वैसे तो हमने पहले पाठ में भी इसको पढ़ लिए, इस टॉपिक को, संक्षारण को, पहले लेसन में भी, लेकिन अब हम इसको तीसरे लेसन में भी पढ़ेंगे। संक्षारण को मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से आपको समझाता हूं। एक एग्जाम्पल लेकर के देखो, जो बुक में दे रखा है, 3 प्रश्नलियां ले लो, 3 प्रश्नली। ये देखो, ये एक प्रश्नली है और इस तरह से इस पे कोरक का टुकड़ा लगा दो, ठीक है। ये दूसरी प्रश्नली लेते हैं, ठीक है बच्चों, और इस पर भी कोरक का टुकड़ा लगा देते हैं। और एक हम 3 नंबर प्रश्नली लेते हैं, तीसरी प्रश्नली ये रही, और इस पर भी हम क्या करते हैं, कोरक का टुकड़ा लगा देते हैं। ये देखो, ये 3 प्रश्नलियां हो गई, ठीक है। इस पर भी लकड़ी का टुकड़ा लगा देते हैं। ये कोरक का टुकड़ा है। कोरक का टुकड़े का मतलब क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है छोटा, ठीक है। अब बच्चों, ये जो पहली प्रश्नली है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पानी है। ये देखो, पानी है, और इसमें लोहे की कील है। ये देखो, लोहे की कील। अब क्या हुआ, इस लोहे की कील पर जंग लग गया, लोहे की कील पर जंग। आ गई बात समझ में। ये दूसरी प्रश्नली है, इसमें भी जल है, प्लस इसमें क्या है, इसमें तेल है, तेल है, और इसके अंदर डुबोई हुई है क्या, लोहे की कील। अब आप ये देखो कि ऊपर तेल है, क्या है, तेल है, तो तेल क्या करेगा, बाहर की वायु को अंदर नहीं आने देगा, तो वायु से बचाव हो गया ना लोहे की कील का, तो इसके अंदर जंग नहीं लगेगा या न के बराबर लगेगा, ठीक है। तीसरी प्रश्नली जो है हमारी, इसके अंदर शुष्क CaCl2 रखा हुआ है, चूर्ण रखा हुआ है, किसका, CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड का, और इसमें भी लोहे की कील डाली हुई है। अब बच्चों, ये C नंबर प्रश्नली, ये B नंबर, ये A नंबर। मैजिक देखो, पहले तो संक्षारण को समझो। संक्षारण है क्या, कोई भी धातु, जैसे लोहा धातु है, धातु नमी या आर्द्रता के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, ध्यान से देखो और ध्यान से पढ़ो इसको साथ साथ में। धातु नमी या आर्द्रता के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं, इसे संक्षारण कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा, आपके घर में लोहे की कोई भी चीज है, अगर वो वायुमंडल में खुली रह जाती है तो उस पर जंग लग जाता है। आपने टैंक, पानी वाला टैंक, जिसको होदी बोल देते हैं, केस पोल बोल देते हैं, उसका ढक्कन देखा होगा। उसको जब आप खोलते हो तो अंदर साइड में बहुत ज़्यादा जंग लगा होता है, ठीक है। क्यों लग जाता है, क्योंकि नीचे से पानी और वायु दोनों के संपर्क में वो लोहा रहता है, लोहा धातु, जिससे क्या होगा, उसके ऊपर जंग लग जाएगा। आया समझ में। तो इस जंग से बचाने के लिए लोहा धातु पर हम पेंट कर देते हैं और ग्रीज लगा देते हैं, मोबिल लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, जिससे इनकी सतह चिकनी हो जाती है और वायु से टच नहीं होती, पानी से डायरेक्ट सीधी टच नहीं होती। इससे क्या होगा, इन पर जंग नहीं लगेगा, जंग से ये बच जाएगी।
और क्या करते हैं, लोहा धातु को जंग से बचाने के लिए उन पर पेंट कर देते हैं। बहुत सारी कंपनियों का जो पेंट है वो कैसा आता है, कैसा आता है, बोलते हैं ना कि प्लास्टिक पेंट, ऑयल पेंट कर देते हैं। अब ऑयल पेंट होता है वो महंगा होता है, पर लोहा धातु पर करने से उस पर जंग नहीं लगता। अब इनके अलावा सबसे बढ़िया तरीका एक और बताता हूं मैं आपको, यदि लोहा धातु को जंग से बचाना हो। यस्द लेपन, क्या नाम है, यस्द लेपन। यस्द लेपन में क्या होता है कि लोहा धातु पर किसी दूसरी धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है। जब विद्युत अपघटनीय विधि द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु का लेप चढ़ा दिया जाता है तो इसे यस्द लेपन कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न कैसे आएगा, एग्जाम में एक तो प्रश्न ऐसे आएगा कि संक्षारण किसे कहते हैं, और दूसरा प्रश्न आपका ये आएगा कि संक्षारण से बचाव के उपाय बताओ। संक्षारण से बचाओ, संक्षारण से बचाव के उपाय, उपाय देखो क्या क्या उपाय करेंगे। पेंट करके, नंबर 1 किस पर पेंट करके, धातु की सतह पर पेंट करके। नंबर 2 ग्रीज लगाकर। अब देखो बच्चों, आम बोलचाल में इसको ग्रीस बोलते हैं, ग्रीस। आपने देखा नहीं, बसों के, कार के, गाड़ियों के टायर जो होते हैं उनके बीच में ग्रीस किया हुआ होता है, क्योंकि उनको क्या होता है, क्या करना होता है, रुड़कना होता है ना, उसको लोटनिक बोलते हैं, लोटनिक। टायर चलता है उसको लोटनिक बोलते हैं, लुढ़कना, ठीक है। अब लुढ़कने के लिए बीच में एक रोड लगी होती है और वहां पे बेयरिंग लगे होते हैं, जिनको बेयरिंग बोल देते हैं, लेकिन सही नाम क्या है, बियरिंग, बियरिंग। बेयरिंग के अंदर क्या किया होता है, ग्रीज लगाया हुआ होता है, फुल चिकनाई होती है उससे क्या होगा, उनको चलने में आसानी होती है और जंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो, पेंट करके, ग्रीज लगाकर। नंबर 3 आप क्या लिख सकते हो, यस्द लेपन द्वारा, यस्द लेपन द्वारा। और नंबर 4 तेल लगाकर, तेल लगाकर, ठीक है बच्चों। ये हो गया संक्षारण से बचाव के उपाय 4। अब ये प्रयोग हम एग्जाम में कैसे आएगा कि लोहे की कील को सुरक्षित रखने के लिए एक प्रयोग द्वारा समझाइए। तो आप इस प्रयोग द्वारा समझाओ। आपने 3 प्रश्नावली ली है। पहली प्रश्नावली में जल है और लोहे की कील है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में है। संपर्क में है तो लोहे की कील पर क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। दूसरी प्रश्नावली में तेल है, यहाँ पर ये देखो, ये तेल है और ये जल है, तो इस पर जंग न के बराबर लगेगा या लगेगा ही नहीं। और इसमें जंग लगने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जल तो इसमें है ही नहीं। और जो वायु है उसको, शुष्क जो भी वायु होगी उसको अवशोषित कौन कर लेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये उसको अवशोषित कर लेगा, तो वायु इसमें नहीं रहेगी। आया समझ में? इससे क्या होगा, इस पर जंग नहीं लगेगा, तो सबसे सुरक्षित है ये, ठीक है। अब देखो आगे, इसको मिटा देता हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने वाला टॉपिक है। इसी टॉपिक से बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, ठीक है। अब देखो, यस्द लेपन, यस्द लेपन हूं मैं, लोहा एवं इस्पात, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए, इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर
पर जस्ते की पतली परत चढ़ा दी जाती है। जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, चढ़ा दी जाती है। इस क्रिया को यस्द लेपन कहते हैं। यस्द लेपन कहते हैं। अब इसको समझेंगे हम आराम से। बच्चों, आपने अपने घरों में गिलास देखे हैं, साइकिल का हैंडल देखा है, मोटरसाइकिल का हैंडल देखा है। इन सब पर यस्द लेपन क्रिया द्वारा ही एक धातु पर दूसरी धातु चढ़ाई हुई होती है। ठीक है, आया समझ में? तो यस्द लेपन किसे कहते हैं देख लो। आपने पढ़ा धातु और आपने अ धातु भी पढ़ लिया। और एक और पहचान कमजोर बच्चों को मैं बता देता हूं धातु और अ धातु की, कि जिन तत्वों के अंत में यम लगा हुआ हो, यम, वो सब के सब धातु हैं। जैसे देखो सोडियम, सोडियम यम है ना, पोटेशियम, कैल्शियम यम है, लिथियम, बेरिलियम यम अधिकतर आपको मिले वो सब के सब धातु हैं। और जिनके अंत में आपको नय लगा हुआ मिले ना, नय, वो सब के सब अ धातु हैं। जैसे हाइड्रोजन न, क्लोरीन न, ये सब के सब क्या है? अ धातु हैं। इतनी बात क्लियर? अब बच्चों बात चल रही है किसकी? संचारण की। तो जब दो धातु ले लें कोई अलग अलग और दो धातुओं का सममांगी मिश्रण ले लें, सममांगी मिश्रण, तो सममांगी मिश्रण अगर दो धातुओं का है तो उसे हम मिश्रातु कहते हैं। मिश्रातु या मिश्र धातु, मिश्रातु, या आप इसको क्या बोल सकते हो? मिश्र धातु। देखो परिभाषा, दो या दो से अधिक धातुओं का सममांगी मिश्रण क्या कहलाता है बच्चों? मिश्रातु। अब मिश्रातुओं के नाम बताता हूं मैं आपको। मिश्रातु कहते हैं, मिश्रातुओं के नाम बताता हूं मैं। जैसे पित्तल, कौन सी है? पित्तल है। अब पित्तल किस किस की मिश्रातु है? तांबा की, तांबा का मतलब कॉपर, और जिंक, जर्डन यानी जिंक की, इनकी मिश्रातु है पित्तल। अब याद रखने का तरीका बता देता हूं। पिताजी, क्या नाम याद रखोगे? पिताजी। पिताजी से पी से पित्तल, ता से तांबा, जी से जिंक। तो पित्तल बच्चों तांबा और जिंक की मिश्रातु है। इस तरह से आपको याद रखना है पित्तल को। ठीक है, इसी तरह से सोल्डर, सोल्डर, इसकी ट्रिक आप याद रखो। सोल्टी, सोल्टी। सोल्डर जो है, ले का मतलब है लेड और टी का मतलब है टिन। इन दो की मिश्र धातु है यानी मिश्रातु है। तो लेड को हम कैसे लिखते हैं? पीबी, और टिन को लिखते हैं एसएन। इन दो की क्या है? मिश्रातु। यदि कोई एक धातु पारद यानी पारा है, पारा मतलब Hg, पारा है, तो बनी मिश्रातु अमलगम कहलाती है। अमलगम कहलाती है। ये बात आप याद रखो। ठीक है बच्चों, अगर कोई एक धातु पारद है, मान लो दो धातुएं हैं, जैसे मान लो एक कॉपर है प्लस एक Hg है,
तो ये पारद अमलगम है। कोई भी हो एक धातु यदि पारा है तो बनने वाली मिश्रातु क्या कहलाएगी? अमलगम कहलाएगी। ठीक है बच्चों। तो शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके जो मिश्रातु होते हैं ना, उनकी विद्युत चालकता और गलनांक जो है वो कम होता है। कांसा, कांसा किस किस की मिश्रातु है? तो आप याद रखो काकाटी, काकाटी ये नाम याद रखो। ठीक है, काकाटी, काकाटी का मतलब कांसा और फिर का मतलब कॉपर और टी का मतलब टिन। ठीक है, कॉपर प्लस टिन, एस एन का नाम होता है टिन। ठीक है, ये दो धातुओं से मिलकर के बनी है कौन? कांसा धातु। ठीक है, और बच्चों जो सोल्डर है, सोल्डर मिश्रातु जो है, इसका उपयोग तारों की वेल्डिंग करने में किया जाता है। अगर आपसे पूछे सोल्डर किन किन दो धातुओं की मिश्रातु है तो आप बता दो किस किस की मिश्रातु है, बताओ। लेड और टिन, इसका उपयोग बताओ सोल्डर का। तो सोल्डर का उपयोग तो दो तारों को जोड़ने में, दो तारों को जोड़ने में वेल्डिंग के रूप में किया जाता है। ठीक है, दो तारों को जोड़ने में वेल्डिंग के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सोल्डर मिश्रातु का उपयोग किया जाता है। अब बच्चों कुछ चमत्कारी बात बताता हूं मैं आपको, आप ध्यान से देखो और फायदा उठाओ। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, मैं किसी को नहीं बोल रहा हूं ये बात। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको लगता है कि खान सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, एक पटना वाले खान सर हैं, एक राजस्थान वाले खान सर हैं, यदि प्यारे बच्चों आपको लगता है कि हाँ मैं ठीक पढ़ाता हूं, तब तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और यदि नहीं लगता तो मुझे कमेंट करके बता दो सर ये कमी है, तो फिर मैं सुधार कर सकूं। आपका प्यार यदि मुझे मिलता रहा तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी और कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है बच्चों, आपकी ताकत, आप जो देख रहे हो, ध्यान से सीख रहे हो, यही प्यार बस आपका बना रहे। बच्चों चमत्कारी बात देखो सोना की। सोना जो होता है सबसे ज्यादा तन्य होता है और इससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, लंबा तार। और बात देखो 24 कैरेट सोना जो है वो बहुत ज्यादा लचीला होता है। 24 कैरेट सोने से कभी भी आभूषण नहीं बनाए जाते। वो क्या होता है? मुलायम होता है, लचीला होता है। तो मैं लिख दूं लचीला व मुलायम होता है। कितना कैरेट? 24 कैरेट सोना लचीला व मुलायम होता है। इसलिए इससे आभूषण नहीं बनते, आभूषण नहीं बनाए जाते। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूं आपको, बनाए जाते नहीं बनाए जाते। तो 22 कैरेट सोना काम में लिया जाता है। 22 कैरेट सोना आभूषण बनाने के काम में आता है। और देखो बच्चों, और मैं आपको चमत्कारी बात बताता हूं। देखो लोहा पर जंग ना लगे, लोहा धातु पर जंग ना लगे, इसलिए लोहा पर, इस्पात पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। इसको यश दलेपन कहते हैं। लोहा धातु पर, इस्पात धातु पर क्या किया जाता है? जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। इसको हम यश दलेपन कहते हैं, और जिससे क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता। अब इसका उदाहरण क्या है? लोहा स्तंभ। क्या है? लोहा स्तंभ दिल्ली में है। लोहा स्तंभ कहां पर है बच्चों? दिल्ली में। मैं गया था एक बार देखने के लिए, मैंने देखा था लोहा स्तंभ दिल्ली में है। और कहां? कुतुब मीनार के पास है। कुतुब मीनार के पास है।
ठीक है बच्चों। अब इसका वजन कितना है? 6 टन है। 6 टन का मतलब है 6000 किलोग्राम इसका वजन है। लौह स्तंभ का वजन कितना है बच्चों? कितना है? 6 टन। ठीक है, तो इस पर जंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये यश दलेपन विधि द्वारा, यश दलेपन विधि द्वारा तैयार लोहा है, लोहा है जिस पर सालों साल कोई जंग नहीं लगता। सालों साल जंग नहीं लगता, जंग नहीं लगता। तो आप भी जाइए लोहा स्तंभ को देखिए। ठीक है बच्चों, जाओ दिल्ली, लेके आओ बिल्ली, देखो कुतुब मीनार, देखो लोहा स्तंभ। ठीक है, ये सारी बातें मैंने इस पाठ की आपको करवा दी है। और लास्ट बात मैं आपको एक और करवाता हूं, इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब लास्ट टॉपिक है, भागना मत, ध्यान से देखो इस पाठ का लास्ट टॉपिक। भागने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में एक प्रश्न आता है कि हीलियम का परमाणु क्रमांक बताइए। हीलियम का परमाणु क्रमांक इस तरह से आता है। ठीक है, ऐसे आ जाता है, हीलियम का बताओ, नियोन का बताओ, सोडियम का बताओ। अब आप सबको पता है कि इनका कितना होता है, सबको पता है किसका कितना है। नियोन का बताओ, सोडियम का बताओ, मैग्नीशियम का बताओ, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, कैल्शियम का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का। इस तरह से प्रश्न आता है। ठीक है, तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, खान सर आपके साथ हैं। तो देखो बच्चों, ये परमाणु है, ये परमाणु है। परमाणु की ये पहली कक्षा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरी क्लास में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ये तीसरी क्लास है, इसमें 18 आते हैं। और यदि 18 नहीं है तो 8 भर दो। ठीक है, और अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में भरे जाते हैं उसके लिए सूत्र है 2n स्क्वायर। तो ये प्रश्न आया था एग्जाम में कि किसी परमाणु की n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यह प्रश्न आया था, किसी परमाणु की n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यह प्रश्न आया था। तो आपको उत्तर क्या लिखना था? 2n स्क्वायर। क्या लिखना था? 2n स्क्वायर, ये लिखना था। कैसे? ये मोबाइल नंबर है 2n स्क्वायर। देखो, जैसे मान लो आपको देखना है तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो n की जगह 3 रख दो, 2, n की जगह 3 रख दो और 2, 3 तिया 9 और 2 को गुणा कर दो इसके साथ, क्या आ गया? 18। अब आपको देखना है दूसरी कक्षा में कितने भरे जाते हैं, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। आपको देखना है कि इसमें 4 नंबर क्लास में कितने भरे जाते हैं, तो 4 चौक 16, 16 दूनी 32, 32 भरे जाते हैं। इस तरह से पहली कक्षा में कितने भरे जाते हैं, 1 को 2 बार लिखना ना, 1 एकम 1 और 2 एकम 2, तो पहली कक्षा में 2 भरे जाते हैं। अब जो पहली कक्षा है उसका नाम है K, दूसरी का L, तीसरी का M, चौथी का N। अब हम भरते हैं इसका नियोन का, तो पहली कक्षा में 2 आएंगे और L कक्षा में 8 आएंगे। 2 और 8 कितने हो गए बच्चा? 2 और 8 कितने हो गए? 10 हो गए ना। तो कॉलम कैसे बनाएंगे हम? ऐसे बनाएंगे, ये मैं मिटा देता हूं, आपके समझ में आ गया। ठीक है, शांति से पढ़ो। परमाणु क्रमांक, तो परमाणु क्रमांक सोडियम का कितना है? 10। कितना है? 10। और ये क्लासें आप इधर लिख लो ऊपर, K L M N। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 है, सोडियम का 11 है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में इसके पास 1 है। इसी तरह से मैग्नीशियम 12 नंबर पे, पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 2 है।
ये इनका इलेक्ट्रॉन कोषों में इलेक्ट्रॉन इस तरह से भरे जाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम 13 नंबर पे आता है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 3। तो धातु किसे कहते हैं? जिनके बाह्यतम कोष में 1, 2, 3 इस तरह से इलेक्ट्रॉन हो और वो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे और धनायन बनाए। क्या बनाए? धनायन। धातु धनायन, अधातु ऋणायन। तो इस तरह से अगर क्लोरीन की बात करूं मैं, क्लोरीन आता है 17 नंबर पर, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी कक्षा में 7 है इसके पास। तो एग्जाम में ऐसे आएगा प्रश्न कि क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं बताइए। तो आपको एक सारणी बनानी इस तरह से, एक सारणी ऐसे बनानी, बनाओ चाहे ना बनाओ, आपको ऐसे लिखना परमाणु, तो परमाणु क्लोरीन है और परमाणु क्रमांक इसका 17 है और इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, या सीधा लिख दो KLMN, ये कक्षाएं लिख दो। अब पहली कक्षा में K में 2, L में 8, इसमें 7। इस तरह से आपको याद करना है। और इसके अलावा आप इस पाठ के जो चित्र हैं, जिसे चित्र 3.4 है, 3.3 है, 3.5 है, 3.7 है, 3.8 है, ये सारे चित्र आप पक्के याद करोगे। चित्र नंबर 3.12, 3.13 ये पक्के याद करोगे, ये चित्र जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है बच्चों। इसी के साथ तीसरा पाठ हमारा पूरा फिनिश। ओके।